जय हिंद दोस्तों। यूक्रेन के अंदर जिस तरीके से लगातार बमबारी हो रही है और छठे दिन भी कुछ न कुछ बहुत ज़्यादा से अच्छे परिणाम नज़र नहीं आ रहे। फ़ोटो तो बहुत ही बुरी हैं, लेकिन जिस तरीके से फ़ोटो और वीडियो तो बहुत ही बुरी और मानवता के ऊपर जिसे कहते हैं हमले के रूप में देखी जा सकती हैं। मानवता शर्मसार हो रही है, लेकिन क्या सच में ये मामला इतना ही है या इससे आगे भी है? और भारत की चिंताएं, मेरा जो मामला है वो भारत को देखते हुए है कि भारत की चिंताएं क्या हैं और भारत की विदेश नीति की ये परीक्षा जो है ये कैसे बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर सवालिया निशान है। तो इसके ऊपर जो अग्नि परीक्षा है इसके ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जल्दी से जल्दी मेरी ये वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। और दूसरा, अगर आपको मेरे अगर आप यूपीएससी यानी आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे एनसीईआरटी के कंसेप्टर बैच को ज्वाइन कीजिए। ज्योग्राफी के बैचेस उसमें ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कंसेप्ट इसमें कंप्लीट कराए जाएंगे। और सबसे मेन बात यह है कि इस समय पर जो भी हम आपको कोर्स अगर आप अलॉट कराएंगे, इसकी फ़ीस 500 रुपीज़ पर मंथ है। और अगर 2 महीने की फ़ीस जमा करवा देंगे तो 1000 रुपये में या 2 महीने की फ़ीस में आपका पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा। 1 महीने की फ़ीस उसमें भी माफ़ हम कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप मैसेज कीजिए और हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, एनसीईआरटी के कंसेप्टर बैच को ज्वाइन कीजिए। अब आ जाता है मामला कि हमारे विदेश नीति की अग्नि परीक्षा कैसे है। यहाँ यदि आप देखते हैं तो एक तरफ रशिया है जो यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश हैं। रशिया है वर्सेस अमेरिका और यूरोपियन नेशंस हैं। अब ऐसी सिचुएशन में एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ यूरोपियन नेशंस हैं। दोनों के बीच में एक विवाद छिड़ चुका है और यूक्रेन उसमें बलि का बकरा है। हालांकि मैं इसमें एक वीडियो अलग से भी बनाऊंगा कि यूक्रेन को बलि का बकरा किसने बनाया, लेकिन अभी फिलहाल मैं इस चीज़ पर ध्यान दे रहा हूं कि इंडिया की विदेश नीति की अग्नि परीक्षा कैसे है। यहाँ अगर आप इन दोनों के बीच में इंडिया को देखें तो इंडिया को अगर यहाँ देखा जाए तो एक तरफ फार ईस्ट में, फार वेस्ट के अंदर एक लड़ाई है, बहुत दूर एक लड़ाई है जिसके अंदर इंडिया का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर देखा जाए, यदि अगर देखा जाए यानी मानवता के आधार पर देखा जाए और उसकी सारी व्यवस्था को देखा जाए और जिस तरीके से रशिया यहाँ पर इन्वेडर की तरह नज़र आ रहा है, इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर एक दबाव है कि वो अमेरिका और यूरोपियन नेशंस का साथ दे। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया अगर अपनी सिचुएशन देख रहा है, जहां एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ यहाँ चाइना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तो यहाँ कहीं ना कहीं इंडिया को अमेरिका और यूरोपियन नेशंस की ज़रूरत है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ की ज़रूरत होगी, जिसकी वजह से सीधा सीधा असर इंडिया और रशिया के रिलेशंस पर पड़ने वाला है। तो असलियत में एक तरफ रशिया है जिसकी तरफ कहीं ना कहीं खुलकर चाइना खड़ा हुआ है, वेनेजुएला खड़ा हुआ है और ऐसे ही छोटे छोटे देश जो चाइना जो कि आपका राइवल है, और इसके अलावा बहुत छोटे छोटे देश हैं जिनका इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन खड़े हुए हैं, जिसमें फ्रांस जैसे देश भी शामिल हैं जो इंडिया के हर समय पर ऑल वेदर फ्रेंड्स वगैरह की फॉर्म में काम करते रहे हैं। यहाँ इंडिया एक चीज़ जानता है कि इंडिया अगर मान लिया इस समय पर रशिया से अलग भी हटना चाहे तो इंडिया के जो 60% मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो रशिया से आ रहे हैं, और ये जो 60% मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं इनकी क्या गारंटी रह जाएगी अगर आज रशिया को यहाँ पर नाराज़ कर दिया जाता है तो। और दूसरी तरफ अगर आप अमेरिका का साथ नहीं देते तो जिस तरीके से चाइना और रशिया की दोस्ती बढ़ रही है, जिस तरीके से
चाइना और रशिया की दोस्ती बढ़ रही है, इस चीज़ में रशिया की आप गारंटी नहीं ले सकते। और जिस तरीके से रशिया की चाइना के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ रही है, जिस तरीके से रशिया की चाइना के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ रही है, और जिस तरीके से रशिया जो है वो इफ़ेक्टिवली आगे बढ़ रहा है, और इन दोनों के रिलेशंस पास आ रहे हैं, और यदि यहाँ पर पाकिस्तान भी इस ग्रुप में शामिल हो जाता है, तो इंडिया को यहाँ अमेरिका की ज़रूरत पड़ेगी, अमेरिका और उसके अलायंस की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ इंडिया अब यही चीज़ बैलेंस बनाना पड़ेगा इंडिया को, कि या तो रशिया को चूज़ करे या अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को, या फिर इस मैटर से सेफ एग्जिट कैसे करे ये देखा जाए, सेफ एग्जिट कैसे करे ये देखा जाए। हालांकि अभी भारत सरकार की तरफ से बहुत सदा हुआ बयान ये आ रहा है, वॉर रोको, स्टॉप द वॉर, लड़ाई रोको, और डायलॉग से रिजॉल्व द इशू थ्रू डायलॉग, रिजॉल्व द इशू थ्रू डायलॉग, के डायलॉग से इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। अब इस चीज़ को जब आप देखते हैं कि डायलॉग से इस इशू को रिजॉल्व करोगे या युद्ध समाप्त करोगे, तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच नज़र आती है, या यूं कहें कि एक अनबायस्ड अप्रोच नज़र आती है। अब यहाँ यही समझा जाता है कि रशिया को दुनिया एक एग्रेसर के रूप में देख रही है, और जब रशिया को दुनिया एक एग्रेसर के रूप में देख रही है, तो अनबायस्ड रहना भी एक तरीके से सपोर्टिंग रशिया के रूप में देखा जा रहा है। सपोर्टिंग रशिया। अभी जर्मनी के जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जाने से पहले इंडिया के ऊपर जिस तरीके का दबाव बनाया है, और ये कहा है कि सर आप इतनी जल्दी शांत नहीं रह सकते, चुप नहीं रह सकते, आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, तो वो असलियत में इंडिया के ऊपर लगातार प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है, लगातार इंडिया के ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है कि भाई किसी न किसी तरीके से आप इन्हें सपोर्ट कीजिए, और यूक्रेन के मामले में रशिया के अगेंस्ट खड़े हुए। और यहाँ एक बार इंडिया, अगर जिस तरीके से रशिया का इस टाइम एग्रेसिव बिहेवियर है, एक बार इंडिया ने थोड़ा सा भी मामले में इधर उधर किया, रशिया और इंडिया के रिलेशंस उसी हिसाब से खटाई में पड़ते चले जाएंगे, और सीधा सीधा उनका असर होगा, इंडिया क्या रशिया के साथ रिलेशंस खटाई में पड़ने का सीधा असर होगा कि कहीं ना कहीं रशिया, चाइना और पाकिस्तान की तिगड़ी को मजबूत करना। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी समस्या आती हुई नजर आएगी। अब इस मामले में आप लोगों का क्या सोचना है कि क्या सच में ये इंडिया की विदेश नीति की अग्नि परीक्षा है या नहीं है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा आपके उन कमेंट्स में आपका जवाब देता रहूँ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।